नमस्कार, हेलो डॉक्टर टॉक शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। आज हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। ग्लोइंग त्वचा, नाखून और घने लंबे बाल सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन कोविड काल में बाल, त्वचा और नाखून संबंधी चीजों को काफी नुकसान हुआ। आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान और सही गाइडेंस के लिए आज हमारे बीच मौजूद है देश के जाने माने त्वचा और केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग तिवारी, जिन्हें लेजर एंड एस्थेटिक, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोसर्जरी, सोरायसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और फोटो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल है। और अपनी इन्हीं काबिलियत की बदौलत वो भोपाल में करीब 2 दशक से बाल, त्वचा और नाखून संबंधी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए सीधे डॉक्टर अनुराग तिवारी से सवाल भी पूछ सकते हैं। दरअसल डॉक्टर से तमाम सवाल जिस तरह से हम करेंगे आपकी बालों को लेकर, त्वचा को लेकर, जानने की हमारी यही कोशिश रहेगी उनसे कि इन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए। डॉक्टर अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराग आपका जी मीडिया पर। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर अनुराग, अचानक कोविड की वजह से हेयर फॉल की दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है लोगों को। सबसे पहले इसका समाधान क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूं डॉक्टर अनुराग। देखिए, कोविड या कोई भी और बीमारी होती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन से जो बाल होते हैं उनकी जड़ के ऊपर डैमेज हो जाता है और यह डैमेज लीड करता है त्वचा, जो बाल हैं उनको डेड कर देता है। तो इसके लिए पेशेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं होती और ये चालू होता है लगभग 3 या 4 महीने के बाद। मतलब मान लीजिए कोविड किसी को मई में हुआ तो यह बाल आज झड़ना चालू होगा, जुलाई अगस्त के आसपास से झड़ना चालू होता है और इसको रोकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है और उसके आगे 3 से 4 महीने का समय लगता है उन बालों को उगाने के लिए। तो पेशेंट्स जिनको कोविड हो चुका है वो बहुत डर जाते हैं कि इतने सारे बाल गिर रहे हैं, घने घने बाल लेकर आते हैं। तो उनसे हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले कि डरे नहीं, उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। इसका इलाज कुछ मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, कुछ लोशंस के द्वारा होता है और ये भी पता लगाया जाता है कि इसका इलाज, इसका कारण कोविड के अलावा और कोई कमी तो नहीं है। थायराइड तो नहीं है मरीज को, या हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, या आयरन की कमी तो नहीं है। तो कोविड या बीमारी से एसोसिएटेड जो भी बाल होते हैं उनको पूर्णतः रोका जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और उगाया भी जा सकता है। जी, एक दर्शक है तनुजा हमारे साथ, वो बैंकिंग उद्योग से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अनुराग। वो कह रही हैं कि बाल झड़ने की समस्या से इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। कह रही हैं काफी मात्रा में बाल झड़ रहे हैं और जो उनका शेड्यूल है वो काफी बिजी है। तो वो कह रही हैं कि इसकी वजह से वो स्वस्थ भोजन भी नहीं कर पा रही हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या किसी व्यक्ति की जीवन शैली बालों के झड़ने की समस्या का कारण भी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कोई भी जीवन शैली यदि अगर स्ट्रेस से रिलेटेड है, जीवन शैली में यदि अगर खान पान गड़बड़ है, जीवन शैली में यदि अगर एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं है, जीवन शैली में यदि अगर समय पे पानी पीना, हरी सब्जियां, फल खाना इंक्लूडेड नहीं है, तो निश्चित ही वह त्वचा और बाल दोनों के ऊपर खराब असर करती है। तो ऐसे मरीजों को सबसे पहले हम लोग एडवाइस करते हैं कि कुछ अच्छे हेयर के लिए विटामिन्स आते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि एक क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो उनको आपको चालू करना चाहिए। साथ साथ में लाइफस्टाइल तो ऑफ कोर्स वो पेशेंट को खुद ही ठीक करनी पड़ेगी, उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो हेल्दी विटामिन्स होते हैं इनको चालू करें। कुछ बहुत अच्छे शैम्पूज, लोशंस आते हैं जिनको की भी हम लोग चालू करते हैं और लाइफस्टाइल, विटामिन्स, लोशंस और शैम्पूज के द्वारा इसको हम लोग हल कर लेते हैं और निश्चित ही उनके बाल रुक सकते हैं। जी, एक दर्शक है आयुषी गोविंद पटेल, वो पूछना चाहती हैं कि झाइयों के लिए क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? आयुषी जी, देखिए, झाई एक हार्मोन्स की वजह से होती है और जनरली ये चालू होती है जब कोई प्रेगनेंसी होती है या कोई हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंस होता है, उस तरीके की चीजों की वजह से झाई चालू होती है। और झाई
कम करी जा सकती है, झाई को बेहतर किया जा सकता है, लाइट कर सकते हैं। परंतु एक ऐसा इलाज यदि अगर आप चाहें कि आप जिस इलाज को ले लें और ये पूर्णतः खत्म हो जाए और फिर लौट के ना आए, ऐसा इलाज अभी शायद संभव नहीं है। बट हाँ, कम भी कर देते हैं तो भी मरीज के अंदर जो एक अच्छा ना लगने वाली जो भावना आ जाती है, अपने ऊपर के ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो इलाज के द्वारा झाइयों को हम लोग लाइट कर देते हैं। लाइट इतना कर देते हैं कि वो दिखने में कम हो जाता है, और दिखने में कम होने से भी हमारे को काफ़ी अच्छा होता है। जी। इसके लिए हम लोग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ मेडिसिन्स आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स आते हैं। जिन लोगों की त्वचा के ऊपर, जिन लोगों की झाई के ऊपर इसका असर नहीं आता, उनके लिए फिर कुछ पीलिंग्स होती हैं, केमिकल पीलिंग्स होती हैं, कुछ लेजर्स होती हैं हम लोगों के पास, जिसके के द्वारा हम वो झाई को और त्वचा के ऊपर जो रंग आ गया है उसको हम लोग लाइट कर देते हैं। इसमें सिटिंग्स लगती हैं, तो आवश्यक है कि आप एक अच्छी जगह पे जाएं, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, जो कि आपकी त्वचा को प्रॉपर ध्यान से देख करके आपको एक इलाज प्रॉपर तरीके से बता सकेंगे। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई झाइयों की कि कैसे इस समस्या का समाधान करना है, क्या परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर अनुराग, ये सिर्फ आजकल महिलाओं के साथ समस्या नहीं है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पुरुषों के साथ भी बाल झड़ने की समस्या इस वक्त बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। क्या एक ही कारण है इन दोनों के पीछे कि हेयर फॉल हो रहा है इतनी ज़्यादा, और इलाज कैसे अलग है दोनों में? देखिए, दोनों में ही कुछ कारण सेम होते हैं और कुछ कारण अलग अलग होते हैं। दोनों में ही कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। जेनेटिक मतलब अपने खानदान में यदि अगर हो, पुश्तैनी हो, मम्मी डैडी दादा नाना किसी के यदि अगर बाल कम हो, तो महिला और पुरुषों में दोनों में वो बाल कम हो सकते हैं। अब इसके आगे अलग अलग कारण होने लगते हैं। इसके आगे हार्मोन्स का जो प्ले होता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में बाल ज्यादा झड़ते हैं। पुरुषों में ये दोनों ही चीज़ों की वजह से बाल नहीं झड़ते। ज़्यादातर पुरुषों में बाल, बहुत सारे लोग आजकल जिम में जा रहे हैं, जिम के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं, बहुत सारा प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं या बहुत सारी और अन्य दवाइयाँ भी लेते हैं। ये दवाइयाँ, ये सप्लीमेंट भी कुछ लोगों में, कुछ पुरुषों में बाल झड़ाने का काम करते हैं जी। तो दोनों ही में कुछ समानताएं हैं और दोनों में ही बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल, ये समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताए हैं। एक दर्शक है साक्षी, वो इंजीनियरिंग की छात्रा हैं, कह रही हैं कि काफ़ी लंबे बाल हैं उनके, लेकिन पढ़ाई और कॉलेज की वजह से वो ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हैं। पूछ रही हैं कि सिर धोने के लिए क्या कोई सुझाव आप दे सकते हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि लंबे बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। राइट। साक्षी, लंबे बाल हमारे यहाँ पे एक ब्लेसिंग माना जाता है, क्योंकि लोग हजारों लाखों रुपए खराब करते हैं, इन्वेस्ट करते, खराब तो नहीं, इन्वेस्ट करते हैं अपने बालों के लिए। तो आपके यदि अगर बाल अच्छे हैं, लंबे हैं, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर मानेंगे कि वहां पर उनको मेंटेन करना डिफरेंस होता है, डिफिकल्ट होता है। बट आप उनको एक अच्छे माइल्ड शैम्पू के द्वारा यदि अगर ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 2 बार भी धोएं तो बाल मेंटेन हो सकते हैं। बहुत सारे सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपके बालों को उलझने से रोकते हैं। यदि अगर आप फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग नहीं कर पाते तो आप उन सीरम्स का उपयोग कर सकते हैं। और एक वंस अगेन जो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में पहले भी बोला कि एक हेल्दी खाना यदि अगर आप खाते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे तरीके से आसानी से मेंटेन हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे सवाल है, बालों के झड़ने के प्रबंधन के लिए उपचार की कौन से नए विकल्प इस वक्त उपलब्ध हैं? देखिए, दवाइयाँ, लोशंस तो बहुत समय से हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग हम लोग करते रहते हैं और जिनसे बाल रुक जाते हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ और नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें वंस अगेन कुछ लेजर्स हैं हम लोगों के पास। एक तरीके की कैप होती है, लेजर कैप्स होती हैं, जिनको हम लोग लगवाते हैं, जिससे कि मरीज के बाल झड़ना रुक जाते हैं और बालों में ताकत भी आती है। एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जिसको PRP थेरेपी बोला जाता है। ये मरीज का हम लोग ब्लड निकालते हैं और ब्लड के अंदर से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को मशीन्स के द्वारा क्लिनिक में निकाला जाता है और फिर उन ग्रोथ फैक्टर्स को लेकर के हम लोग बालों में सब जगह पर इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे भी ये बाल झड़ना रुक जाते हैं, बालों के अंदर ताकत आती है
और बाल बढ़ना भी चालू हो जाते हैं। जी। तीसरा इलाज होता है, इसको मीजोथेरेपी बोलते हैं। और चौथी चीज, कन्वेंशनल दवाइयों के अलावा अब बहुत सारे लोशंस आ गए हैं जिनमें पेप्टाइड्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ विटामिन्स होते हैं वंस अगेन लगाने के लिए। तो इन सब चीजों को जोड़ करके एक बहुत अच्छा इलाज आज की डेट में जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं वो संभव हो चुका है। जी। एक और दर्शक है हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं, राम बाबू वर्मा है, रामगढ़ जिला राजगढ़ से हमारे साथ, पूछ रहे हैं कि 1 साल के अंदर आधे से ज्यादा बाल झड़ गए हैं, केवल 30% बाल ही बचे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज बताएं आप, जिससे झड़े हुए बालों को फिर से प्राप्त कर सकें और बालों को झड़ने से रोका जा सके। राम बाबू जी, देखिए, बिना देखे ये कहना संभव है कि उसका इलाज कैसे किया जाए। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं, लेकिन इसके कारण को पता लगाना जरूरी है। काफी सारे लोगों में कुदरती होता है, विरासती होता है, खानदानी होता है, तो इसको कोई भी अच्छा डॉक्टर आपके लिए रोक सकता है। और यदि अगर आपके 30 से 40% केवल बाल बचे हैं तो फिर उसमें सबसे अच्छा विकल्प रहता है आपके लिए कि बालों की सर्जरी, बाल प्रत्यारोपण, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, इसको आप कराएं, जिससे कि आपके पीछे से बाल लेकर के हम लोग आगे लगा देते हैं और ये फिर नेचुरल बाल की तरह उगते हैं, फिर सफेद भी होते हैं, बुढ़ापे में वो नेचुरली बढ़ते भी हैं, और आप उसको बाद में कटिंग भी करा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। एक और दर्शक है, प्रकाश है नाम, 50 वर्ष के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सोरियासिस से पीड़ित हूँ और मुझे फ्लेरेस को नियंत्रित करने के लिए किन तरीकों का पालन करना चाहिए, ये वो पूछ रहे हैं आपसे। विकास जी, सोरियासिस एक ऐसा मर्ज है जिसको कि हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं एक लॉन्ग और रेगुलर इलाज के द्वारा। इसमें दवाइयों के अलावा आजकल हम लोगों के पास कुछ बहुत अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं, जिनको कि लगाने के द्वारा, बार बार लगाने से पूरे तकरीबन 100% सोरियासिस गायब हो जाता है। दूसरी चीज आती है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। सोरियासिस के मरीज को हम लोग हमेशा बताते हैं कि यह ठंड के मौसम में बढ़ता है, स्ट्रेस से बढ़ता है या दिमागी तनाव से बढ़ता है। तो इन दो चीजों पे, तनाव पे कंट्रोल केवल आपका है, हम लोगों का नहीं रहता। ठंड के मौसम पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप तनाव को कंट्रोल करें, शराब का सेवन ना करें और सिगरेट का सेवन ना करें। ये 2 चीजें हम लोग एडवाइस करते हैं। साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हरी सब्जियां, फल खाएं। यदि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रेफरेबली फिश को खाएं, क्योंकि फिश के अंदर कुछ आइकोसा पेंटोइक एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को, आपके सोरियासिस को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी कई महत्वपूर्ण आपने बिंदु बताए हैं। तेजस्वी मिश्रा है, वो कह रहे हैं कि हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और साथ ही त्वचा पर मुहासों जैसी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा इस वक्त है। जी तेजस्वी जी, मुहासे एक उम्र में चालू होते हैं और एक उम्र तक जनरली चले जाते हैं। मुहासों के निशान और मुहासों के गड्ढे वो ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो 24-25 साल की उम्र के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी कीमत पर अपने मुहासों को हाथ ना लगाएं, ना सोते समय, ना नहाते समय, ना पोंछते समय, किसी भी समय। फेस वॉश करते समय भी कई बार लोग जोर से रब कर देते हैं तो मुहासे टूट जाते हैं और मुहासों के निशान और गड्ढे पड़ जाते हैं। यदि अगर गड्ढे पड़ गए तो उनको फिर हटाने के लिए हम लोगों के पास केवल सर्जिकल या लेजर की तकनीक के द्वारा विकल्प रहता है, जिसमें कि गड्ढों को हम लोग कम कर पाते हैं, 100% गायब नहीं कर पाते। हाँ, जो निशान आपको हो रहे हैं उन निशानों को यदि अगर आप ठीक करना चाहेंगे तो उसको हम लोग कुछ केमिकल पीलिंग्स के द्वारा, कुछ लेजर्स के द्वारा या अन्य बहुत सारी क्रीम्स होती हैं जिनके द्वारा हम लोग उसको कम कर सकते हैं। जी। आपको ध्यान ये रखना है कि शीघ्र, अतिशीघ्र अपने मुहासे जैसे ही चालू हुए हैं, एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ट्रीटमेंट लें। डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको दवाइयां, कुछ रेटिनॉइड्स, कुछ क्रीम्स, कुछ दाग हटाने की क्रीमें, कुछ अच्छे फेस वॉश वगैरह देंगे। आपको बहुत ज़्यादा घी, तेल, मिर्ची, मसाला नहीं खाना है। आपको हरी सब्जियां और फल खाना है, पानी खूब पीना है। कोशिश करें कि बालों को तेल बिल्कुल ना लगाएं और शैम्पू या तो डेली करें या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज करें। तो इन जनरल तरीकों से कुछ हद तक मुहासे आपके कंट्रोल होने लगेंगे।
बिल्कुल, कुछ और दर्शक हैं पूछ रहे हैं कि एक्ने प्रोन है उनकी त्वचा पर, तो क्या सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है? और कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि रेडनेस की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है स्किन पर, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सनस्क्रीन एक बहुत अच्छी चीज है और जिसका कि हमको प्रयोग करना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि जितने भी निशान होते हैं, जितने भी त्वचा के ऊपर लालपन आता है, वो या तो ज्यादा धूप में निकलने से, या ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट कराने से, या आप बहुत ज्यादा स्क्रब कर रहे हो अपनी स्किन को, बहुत ज्यादा रब कर रहे हैं अपनी स्किन को, या त्वचा के ऊपर आजकल एक फैशन आ गया है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को ऑनलाइन मिलने लगती है और उन चीजों का हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। तो त्वचा यदि अगर लाल हो रही है, मतलब उसे कुछ चीज पसंद नहीं आ रही जी। तो वह क्या चीज है उसको हमको पता लगाना जरूरी है। और जब तक वो पता नहीं चल रहा, एक 30 SPF का सनस्क्रीन, एक माइल्ड मॉइस्चराइजर और एक माइल्ड सनस्क्रीन और एक माइल्ड फेस वॉश, इसका आप प्रयोग करें, जिससे कि आपकी त्वचा का जो सूखापन है, लालपन है और जो त्वचा इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, वो कम से कम शांत हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे रेडनेस को कम किया जा सकता है। एक और दर्शक है आशा, वो पूछ रही हैं कि बारिश के मौसम में ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो क्या ये टेम्पररी है या फिर कोई इलाज इसका कराना चाहिए? आशा जी, बालों का झड़ना एक सीजनल वेरिएशन में भी होता है और साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर, आपके बाल के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, कुछ लोग ये मानते हैं कि मॉनसून में बाल ज्यादा झड़ते हैं, परंतु हम लोग यही बोलते हैं कि यदि अगर आपके 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं रोज नॉर्मली, तो उनमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन 50 से 100 से ज्यादा बाल यदि अगर झड़ने लगे तो डेफिनेटली आपको चिंता करनी चाहिए, अपने कुछ ब्लड टेस्ट्स कराने चाहिए, जिससे कि पता चले कि कोई कमी की वजह से तो ये बाल नहीं झड़ रहे हैं और उसके अनुसार आपका एक अच्छा इलाज पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जल्द दूर हो सकती है। मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर अनुराग, कई बार ऐसी सिचुएशन बहुत सारी महिलाओं के सामने आ रही हैं कि अनचाहे बाल बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आपके मुताबिक डॉक्टर अनुराग? देखिए, किसी भी महिला लड़की को यदि अगर बाल आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हर लड़की के बाल नहीं होते, भगवान ने हर लड़की या महिला को बाल नहीं बनाए। तो इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर ये पता करना कि ये बाल किस लिए आए, जो कि हार्मोन्स हो सकता है या हेरिडिटरी हो सकता है। तो उसका एक हार्मोन विशेषज्ञ या एक त्वचा रोग विशेषज्ञ कुछ टेस्ट्स करके पता कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है कि जो बाल आ गए हैं उनको हटाना एक त्वचा रोग विशेषज्ञ का काम होता है और हम लोग इसको हटाने के लिए, हम लोगों के पास बहुत अच्छी आजकल सेफ असरकारक लेजर्स हैं, जिसके की द्वारा, सेटिंग्स के द्वारा हम लोग जितने भी अनचाहे बाल हैं उनको हम लोग हटा सकते हैं। अब वो अनचाहे बाल चाहे चेहरे पर हों, चाहे पूरे शरीर के ऊपर हों। बहुत सारे लोग कोविड के दौरान पार्लर नहीं जाना चाहते या विदेश जा रहे हैं, तो आजकल ये प्रेफर करते हैं कि पूरी बॉडी के बालों को हम लोग लेजर के द्वारा हटा दें और उनसे फिर ये बाल पैदा ही नहीं होते और आप अपनी जिंदगी को आराम से बिता सकते हैं। सो अनचाहे बालों का इलाज बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से संभव है। बिल्कुल, तनुजा है एक दर्शक, पूछ रही हैं कि बिजी शेड्यूल है काफ़ी और उसकी वजह से वो अपने बालों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, तो वो क्या इलाज कर सकती है या फिर क्या कुछ वो इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे उनके बाल भी स्वस्थ रहें? आई थिंक समीक्षा, अभी हम लोगों ने उसके बारे में एक और दर्शक के लिए बात करी थी, बट नटशेल में एक बिजीनेस होने के बावजूद भी आप कुछ हरी सब्जियां, फल और हेयर वाइटामिन्स का प्रयोग कर सकती हैं। एक माइल्ड शैम्पू के द्वारा बालों को बार बार धोएं, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार बालों को धोएं और एक अच्छा कंडीशनर का उपयोग करें यदि अगर आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं। यदि अगर ऑयली बाल हैं तो आप बिल्कुल भी कंडीशनर का प्रयोग नहीं करें, आप शैम्पू को रेगुलरली लगाएं। यदि अगर थोड़े बाल ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं आपके, तो आप एक सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे और आप अपने व्यस्त समय को में भी अपने बालों का ख्याल रख सकेंगे। बिल्कुल, कुछ और दर्शक पूछ रहे हैं कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? डैंड्रफ के बारे में हम लोगों के बारे में बड़ी एक अवधारणा होती है कि बहुत सारा तेल लगाना चाहिए। नाउ
इसके लिए हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि डैंड्रफ वाले जो बाल हैं उनमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। डैंड्रफ असल में एक तरीके का फंगस होता है जी। और इस फंगस को हटाने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ एंटी फंगल लोशंस आते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे शैम्पूज आते हैं। तो ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं इनको और नॉर्मल शैम्पूज को आप एक दिन डैंड्रफ शैम्पू करिए और उसके एक दिन छोड़ करके नॉर्मल शैम्पू करिए। तो सोमवार को आपने डैंड्रफ शैम्पू किया, बुधवार को आपने नॉर्मल शैम्पू किया, फिर शुक्रवार को आपने डैंड्रफ शैम्पू किया। तो इस तरीके से आप यदि अगर करते हैं तो मोस्टली डैंड्रफ की समस्या हल हो जाती है। यदि अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली फिर आपको एक त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखा करके और पता करना पड़ेगा कि ये डैंड्रफ क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा आपका। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। संतोष कुमार गुप्ता हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं, पूछ रहे हैं केरेटा एलोपेशिया से ग्रसित हैं, वो क्या कर सकते हैं? संतोष जी, जो एलोपेशिया एरियाटा नाम की बीमारी होती है वो ज़्यादातर अनुवांशिक होती है और बहुत सारे लोगों में एलोपेशिया एरियाटा में तो 1 से 2 साल में बाल खुद ब खुद आ जाते हैं। यदि अगर आपके बाल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स, आपको कुछ क्रीम लोशंस के द्वारा बाल को पैदा किया जा सकता है। यदि अगर उसके बाद भी बाल नहीं आए तो फिर उनमें कुछ इंजेक्शंस हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस इंजेक्शंस के द्वारा बाल आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हेयर के लिए कुछ लेजर्स की बारे में हम लोगों ने बात करी कि लेजर को लगा करके बालों को पैदा किया जा सकता है। तो ये 4 चीजों के द्वारा एलोपेशिया एरियाटा में बालों को उगाने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं और करी जा सकती हैं। बिल्कुल। कुछ और दर्शक पूछ रहे हैं कि बालों के सफेद होने के पीछे का क्या कारण हो सकता है और उसका इलाज कैसे हो? बालों के सफेद होने का कारण तो वंस अगेन आप अपने फैमिली ट्री पे लेके आते हैं। कई बार ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से होते हैं। कई बार हाँ, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी होती है, परंतु 10 में से 9 लोगों में इसमें कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बाल अपने आप सफ़ेद होना रुक जाते हैं और ये बाल कुछ लोगों में अपने आप वापस काले भी हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई एक फूल प्रूफ या कोई एक शर्तिया इलाज या कोई एक शर्तिया डायग्नोसिस नहीं होता कि बालों को, सफ़ेद बालों को रोका जा सके या सफ़ेद बालों को वापस काला किया जा सके। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल है, क्या मुहासे और आहार के बीच कोई संबंध हो सकता है क्या, डॉक्टर अनुराग? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सही सवाल पूछा आपने। मुहासे और डाइट, इसके ऊपर कई ग्रंथ लिख दिए गए हैं क्योंकि हर जगह डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टर्म होता है साइंटिफिक जिसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। मतलब यदि अगर आपके फूड में आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, मसलन आप चॉकलेट ज्यादा खाते हैं या उन चीजों में हाई, जैसे अपन लोग फिर से बात करें तो बहुत सारे जिम्स के अंदर जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं या आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, तो इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स होते हैं वो डेफिनेटली एक्ने को एग्रीवेट करते हैं। तो उन फूड्स को हमको अवॉइड करना है। यदि अगर साथ में हम हरी सब्जियां, फल और पानी खूब पीने लगते हैं तो वो जो ग्लाइसेमिक लोड है, और एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बॉडी के अंदर से कम होने लगता है और त्वचा के ऊपर जो मुहासे आ गए हैं वो भी कम होने लगते हैं। सो हेल्दी लिविंग, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। एक और मेरा आपसे सवाल है, अभी कोविड को देखते हुए लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है, लेकिन क्या पूरे दिन अगर मास्क पहना जा रहा है तो इससे क्या पिंपल्स हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर उसका क्या समाधान है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस कंडीशन को एक नई कंडीशन आई है जिसको मास्क एक्ने कहा जाता है। हम लोग इसको मास्क एक्ने कहते हैं और एक्ने लॉन्ग टर्म मास्क वेयरर्स में हो जाता है। सो अब वो तो होना है, मास्क भी हमको पहनना है। मुहासे की वजह से मास्क नहीं रोकते, बिल्कुल भी ना रोकिएगा। आपका मास्क पहनना बहुत बहुत आवश्यक है आपके अपने बचाव के लिए और समाज के बचाव के लिए। तरीके क्या करें जिससे कि आपको मास्क के द्वारा एक्ने कम होने की संभावनाएं कम हो जाएं? नंबर 1, अच्छा फेस वॉश का इस्तेमाल करें। नंबर 2, स्किन के ऊपर माइल्ड मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके बाद अपने मास्क को पहने। नंबर 3, मास्क को साफ रखें।
बहुत सारे पेशेंट्स ये रखते हैं कि मास्क आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, मान लीजिए आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं, तो उस मास्क को एक ही बार पहने। जैसे हम कपड़ों को बार बार धोते हैं, अंदर के कपड़ों को बार बार धोते हैं, उसी तरीके से इन जो कॉटन के मास्क्स हैं इनको भी हमको बार बार धोना है और मास्क को बार बार चेंज करते रहना है। यदि अगर हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये मास्क ऐंठने की संभावना बहुत कम होती जाती है। और मास्क को शेयर ना करें। यदि अगर आपका मास्क है, आप अपने दोस्त को कभी भी ना दें। ये एक सिंपल सी चीजें रखेंगे। और यदि अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो ऑफ कोर्स दवाइयों के द्वारा इनको बड़े आसानी से कंट्रोल करना पॉसिबल है, बट मास्क किसी भी कीमत पे लगाना ना छोड़ें। बिल्कुल, इन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। जिन बातों का जिक्र आपने किया, कई महत्वपूर्ण बातें बालों को लेकर आपने बताई हैं, त्वचा को लेकर बताई हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनुराग, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों के मन में जो सवाल थे उनका जवाब आपकी तरफ से दिया गया और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने पूरी गहनता से दर्शकों को समझाया है। बहुत शुक्रिया आपका।